आपकी मेज़बान ताहिरा अली और मैं हूं ज़ुबैर शारिक। कैसे हैं जी आप सब लोग? आज भी बड़ा ही ज़ुबैर खूबसूरत एक दिन है, ब्राइट डे है, बड़ा खूबसूरत धूप निकल चुकी है, सूरज आ चुका है। बड़ा मज़ा आता है ना सुबह उठ के आप देखें सनी डे हो, ब्राइट डे हो, तो बड़ा एंजॉय करते हैं आप कि आज जो है वो बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा। और अब गर्मी भी आना मुझे लग रहा है स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल, गर्मी आना जो है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरह वक्त गुजर रहा है, गुजरते वक्त के साथ साथ जो है वो जो सूरज महाराजा हैं, जो सूरज राजा हैं, वो अपना असर दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया अपने जोबन पे हैं। और फिर गर्मियाँ रात भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब जो है वो ब्लैंकेट या कंबल में ना कहीं गर्मी लग रही थी। मौसम चेंज होना शुरू हो गया है। तो क्या अच्छी बात आज हम शेयर करेंगे नाज़रीन से? तो आज हमारे पास अच्छी बात वो है, वो बहुत ही जेनेरिक है, जनरल है। वो उन लोगों के लिए है जो ओवर थिंक करते हैं। बड़ी मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत अहम बात है। और ये ओवर थिंकिंग का मसला जो है, ये जब बढ़ जाता है तो ये एक डिप्रेशन की कोई नेक्स्ट लेवल की जो है वो किस्म इख्तियार कर लेता है। तो ओवर थिंकर्स से मेरी ये दरख्वास्त है कि इतना मत सोचा करें, सोचने से ज़्यादा चीज़ों पर अमल किया करें। ज़्यादा सोचने से मसले का कभी भी हल नहीं निकलता। मसले का हल निकलता है सिर्फ और सिर्फ अमल करने से, कोई अच्छी स्ट्रेटजी बनाने से, सोल्यूशन निकालने से। हाँ, मेरा ख्याल है कि आप कोई स्ट्रेटजी बना लें, उसके लिए कोशिश करें एंड फिर अल्लाह पे छोड़ दें ना। बिल्कुल फिर जो आपके लिए बेहतर होगा वो हो जाएगा। आखिरी बात तो जो है वो अल्लाह ताला ही है। लेकिन कुछ इंसानों को बिला वजह बेमकसद चीज़ों को सोचने की आदत होती है कि मैंने ये, मिसाल के तौर पे, ये मेरे पास कप है, ये कप मैंने यहाँ रखा हुआ था जब मैं आई थी, तो मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, यहाँ क्यों रख दिया मैंने ये कप अगर मैं यहाँ कोई देख लेगा तो वो क्या सोचेगा? सेटिंग खराब हो गई है। ये इस तरह लोग क्या कहेंगे? ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इस चीज़ से, इस फिक्रे से, इस गम से जो शख्स आज़ाद हो जाएगा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो यकीन माने उसकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इंटेंशनली तकलीफ ना पहुंचे। बाकी जो है आपका दिल दिमाग जो कहता है वो आप ज़रूर करें और ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग से कभी भी चीज़ का सोल्यूशन खुश रहा करें, खुश रखा करें लोगों को। अब जी चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज के अखबारात से। तो आज के अखबारात में जो है सबसे पहली खबर हमारे पास है पीएसएल के हवाले से। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पीएसएल का एडिशन 9 सीजन 9 पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है, उस हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी ने भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात कर लिए हैं। रूट की मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, 24/7 टीमों का आना जाना, उनके प्रैक्टिस सेशंस जो वो ग्राउंड में जाके करेंगे, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर जो हैं वो मॉनिटर की जाएंगी सेफ सिटी कैमरों की मदद से। और इसके साथ साथ जो हमारी फील्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो डॉल्फिन है, चाहे वो पीआरयू है, और मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी फील्ड फोर्सेस हैं, वो भी जो है वो हमें इस इवेंट को अच्छी तरह से जो है वो अकम्प्लिश करने में मदद फराम करेंगी। और इसके साथ साथ मैं ये चीज़ ऐड करता जाऊँ ताहिरा, कि आप भी जानती हैं कि पीसीबी ने जो है वो पीसीबी ने जो है वो पीएसएल का एंथम यानी कि तराना अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसको गाया है अली जफर और आयमा बेग ने। और ये तराना, ये एंथम जो है खुल के खेल बहुत चर्चों में है। तो ये ट्रेंड भी कर रहा है ना, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है। और उसके साथ साथ अली जफर का ये भी कहना है इस पे कि ये तराना पिछले एंथम्स की तरह ही मकबूल होगा या शायद उससे ज्यादा मकबूल हो जाए, ये तो हमें अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। और यहाँ हम अपने सारी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी है, उनको खराज तहसीन पेश करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इन्हीं तमाम अदारों की वजह से आज इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। वो गहमा गहमी, वो क्रिकेट के शायकीन का जो जोश और वलवला आज है, ये इन सब अदारों की वजह से है। और आपने भी अपना जो है वो फ़र्ज़ ज़रूर यहाँ निभाना है। अपने इर्द गिर्द किसी भी किस्म की कोई मशकूक सरगर्मी अगर होते हुए आप देखें, आपने क्या करना है जी, आपको पता है क्या करना है। आपने फौरी तौर पे 15 पे हमें इत्ला देनी है। और अगली खबर पे जाने से पहले ताहिरा, एक दफा अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जितने कारिंदे हैं, काम करने वाले हैं, नौजवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको हम सैल्यूट पेश करते हैं। बिल्कुल। अगली जी हमारी खबर है कि जी पंजाब पुलिस हमेशा से अपनी आवाम को मदद फराहम करने में कोशा रही है, आगे रही है। यहाँ पे खबर हमारे पास है जी, गुमशुदा बच्चे को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया
किया गया है और ये किया है जी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ गुलबर्ग लाहौर में। अच्छा। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इस तरह के बहुत से ज़ुबैर काम कर रहा है। एक बच्चा उनको मिला और उन्हें बड़ी एफर्ट के बाद उसके पेरेंट्स को ढूंढा और ये फैक्ट्री एरिया का बच्चा था जी 8 साला अब्दुल्ला। उसके बाद उसके वालिद ने बहुत ज़्यादा पंजाब पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। और यहाँ मैं ये बात ज़रूर ऐड करती चलूँ कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का लॉस एंड फाउंड डिपार्टमेंट भी यहाँ मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई बच्चा कहीं पे खो जाता है या आपको कोई लावारिस बच्चा कहीं पे मिलता है तो आपने फौरी तौर पर 15 पे इतला देनी है। नंबर भी हमारा है लॉस एंड फाउंड डिपार्टमेंट का, वो भी मैं आपको बताती चलूँ जी 0316 आई रिपीट 0316 ये हमारा लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट का नंबर है। और ज़ुबैर 5000 से ज़्यादा गुमशुदा लोगों को हम अपने वर्सा के हवाले कर चुके हैं। ये सेफ सिटीज़ अथॉरिटी इतना काम कर चुकी है, यहाँ इनको भी हम अप्रिशिएट करते चलें। तो आपने भी अपना फ़र्ज़ समझना है। कहीं पे भी कोई बच्चा अगर आपको मिल जाता है या कोई भी गुमशुदा चीज़ आपको मिल जाती है, आपने हमें फौरी तौर पे इतला देनी है। अब इसी हवाले से जो है हमारी अगली रिपोर्ट, अगली खबर यह है कि सेफ सिटी अथॉरिटी ने पिछले 24 घंटों की जो है वो कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। मैं स्टैट्स अपने देखने वाले सुनने वालों से शेयर कर दूं। टोटल कॉल जो हैं वो मौसूल हुई हैं वो 57,269 हैं और उसके बाद जो मशकूक सरगर्मियों की निशानदेही की गई है वो 530 हैं। और उसके साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर है, वहाँ पे जो है चीज़ें जिनकी पॉइंट आउट हुई हैं, चीज़ें निशानदेही गई हैं, वो टोटल 22 हैं। मतलब किसी का कुछ भी अगर इंसिडेंट किसी के साथ हो जाता है, FIR होती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पे आके बाकायदा तौर पे उसका हमारे कैमरास के थ्रू रिकॉर्ड देखते हैं और वो टोटल जो है वो जो फाइंडिंग्स हुई हैं वो 22 हैं। और उसके बाद हमारा लॉस्ट एंड फाउंड अदारा जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी, उसका नंबर भी आपने दिया, वहां से जो है एक गुमशुदा बच्चे को हमने वर्सा के हवाले कर दिया है। और उसके बाद 2 गाड़ियां जो हैं वो उनके जो गाड़ी के ऑनर्स थे उन तक पहुंचा दी हैं। और उसके साथ साथ जो है वो वुमेन सेफ्टी ऐप जो कि हमारी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है बनाई गई है, उससे हमने 2 खवातीन को मदद फराहम की है। तो ये जो हेल्प हम लोगों की करते हैं ना, उसके बाद जो अप्रिसिएशन मिलती है, किसी का बच्चा अगर उसके पेरेंट्स के हवाले कर दिया तो वो जो एक जज्बात होते हैं और वो जिस तरह से आपको थैंक्स कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो भी ऑफिसर इस पे काम कर रहे होते हैं कि आपने ड्यूटी क्या मतलब अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया, आपने किसी का बच्चा गुमशुदा उसको उसके हवाले कर दिया, तो ये बड़ी एक सेटिस्फेक्शन होती है। किसी माँ का लगते जिगर, किसी बाप का आंखों का तारा अगर उनको जो है वो उनके हवाले हो जाए तो इससे बड़ी और बेहतरीन खबर माँ बाप के लिए जो है वो कोई हो नहीं सकती। तो बस ये ऐसे इमोशंस हैं जो कि डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसे है। और अगली खबर है जी हमारी, जैसे मौसम के प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की जी, टेम्परेचर बढ़ने लगा है, गर्मी कहीं ना कहीं आना शुरू हो गई है। वैसे मुझे गर्मियाँ बिल्कुल नहीं पसंद ज़ुबैर, मुझे सर्दियों का मौसम ही अच्छा लगता है। गर्मी शुरू होती है और फिर वो शैतान की आंत की तरह ना ख़त्म ही नहीं होती, वो बढ़ती जाती है और फिर काम भी आपकी रोज़मर्रा रूटीन के बड़े अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जी लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी का जिक्र भी करती चलूँ कि स्मोक में लाहौर फिर से कल नंबर 4 पे था। तो पोल्यूशन फैलाने वाले लोगों में हम भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। वही कूड़ा करकट को आग लगाना, फसलों की बाकियात को आग लगाना, गाड़ियों की ट्यूनिंग ना करवाना। तो ये हम हमेशा, हमारी कोशिश ये होती है कि आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपने शहर लाहौर को, मतलब इतना खूबसूरत शहर है लाहौर जिसको लोग देखने आते हैं जगह जगह से, पाकिस्तान का इसको दिल कहा जाता है, तो आप हर तरह की माहौल की आलूदगी से बचाएं, अपना रोल प्ले करें। और यहाँ एक बड़ी मज़े की खबर भी आपको देती चलूँ कि बारिश का जी इम्कान है और इस हवाले से महकमा मौसमियात ने बताया है कि 17 फरवरी से 21 तक यानी 17 से 21 तक बारिश भी एक्सपेक्टेड है। तो मेरा ख्याल है बारिश के बाद मौसम शायद दोबारा से थोड़ा बेहतर हो जाए ना, और फिजाई आलूदगी में भी इससे कमी आएगी। तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है। नेक्स्ट क्या खबर है ज़ुबैर आपके पास? नेक्स्ट खबर हमारे पास ये है कि नमूनिया का जो मर्ज है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे पूरे पंजाब के अंदर और मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो फैल रहा है। और इससे जो है वो अब इस तरह से नमूनिया का मर्ज फैल रहा है कि लोगों की जानें जा रही हैं। मजीद जो है वो 10 लोग जो हैं वो जान की बाजी 10 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी जो है वो हार बैठे हैं इस नमूनिया के मर्ज से। तो अच्छा, यहाँ पे माहिरीन सेहत ने एक और भी बात कल मैं सुन रही थी टीवी पे, वो बता रहे थे कि ये जो फिजाई आलूदगी है ये भी नमूनिया में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। नमूनिया फैलाने, स्मोक बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपको भी, आपकी बॉडी को भी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, इतना स्ट्रांग नहीं होता, तभी नमूनिया जो है वो बच्चों पे अफेक्ट करता है। और इस तरह भी ताहिरा ने भी बताया, मैंने भी आपसे शेयर किया कि 10 बच्चे जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। अच्छा, डेंगू का भी कल जो है वो पेशेंट मुल्तान में रिपोर्ट हुआ है, तो आप केयर बड़ी करें, हिफाजत करें। हिफाजत ही है, बिल्कुल हिफाजत के बगैर तो हम जो है वो कुछ और चीज तसव्वुर कर भी नहीं सकते। बच्चों की जो है वो ज्यादा से ज्यादा हिफाजत करें, उनकी एहतियात करें और
इस मर्ज से, इस वबाई मर्ज से जितना हो सके जो है वो आप अपने बच्चों को महफूज रखें। बिल्कुल। अगली खबर क्या है हमारे पास? अगली खबर है हमारे पास, जैसे हम अपने प्लेटफॉर्म से डेली बेसिस पे जिक्र करते हैं अपने फ़लस्तीन के बहन भाइयों का, उन पे होने वाला जो जुल्म उन पे हो रहा है उसका जिक्र करते हैं, उस पर आवाज़ बुलंद करते हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि जंगबंदी हो, ये जंग का सिलसिला थम जाए और दोनों साइडों पे जो भी मासूम लोग अपनी जो है वो ज़िंदगियां गंवा रहे हैं, जान की बाजी हार रहे हैं, उनके लिए हम दुआ गो हैं। इस हवाले से जी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस ने भी अपील की है आलमी अदालत से कि इस इंसाफ की जो अदालत है उस रिक्वेस्ट की है कि इस जंग के सिलसिले को रोकें और ये मामला अब थम जाना चाहिए। डेली अपने प्लेटफॉर्म से हम ये खबर आपसे बराह रास्त शेयर करते हैं, हर रोज़ शेयर करते हैं। हम मॉर्निंग शो जब अपना शुरू करते हैं गज़ा की खबर ज़रूर शामिल करते हैं कि इस जुल्म को, इस बर्बरियत को अब रुक जाना चाहिए। आलमी अदालतों से जो बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो इंसाफ के अदारे बैठे हुए हैं, उनसे हम डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जुल्म को जो है वो अब रुक जाना चाहिए। और इसी के साथ हमारा पहले सेगमेंट का होता है इख्तिताम। नेक्स्ट सेगमेंट पे जाने से पहले हमें यानी होगी एक ब्रेक। स्टे विद अस। कंट्रोल नोट करें, विमेन सेफ्टी ऐप का हाई प्रायोरिटी केस है। एक खातून को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक लड़का हरास कर रहा है। लोकेशन शेयर कर दी है, फौरी रिस्पॉन्ड करवाएं। ओवर। ख़वातीन किसी भी खतरे या परेशानी में वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए मदद तलब कर सकती हैं। पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड करें और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी। अच्छा ज़ुबैर, आज हमने बड़ी एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करनी है और वो टॉपिक क्या है जी? वो है जी माँ और बच्चे। इसकी हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। एक खातून जिस प्रोसेस से गुजरने के बाद एक बच्चे को एक दुनिया में लेके आती है, वो प्रोसेस से किस तरह से वो गुजरती है, किन किन तकालीफ को उसको सामना करना पड़ता है। इस हवाले से सोसाइटी का क्या रोल है, उसकी फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है, उसको मिलने वाले स्ट्रेस से उस बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट आता है, किस तरह से हम एक नॉर्मल और एक हेल्दी बच्चे को इस दुनिया में ला सकते हैं, क्योंकि उसी बच्चे ने कल को इस मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है, तरक्की में अपना अहम रोल प्ले करना है। तो आज हमने सोचा कि हम क्यों ना उस टॉपिक पे बात करें। हम बाद में तो बात करते हैं कि बच्चों को क्या मसाइल हैं, अब बच्चे अगर कमज़ोर पैदा हुए हैं तो क्या किया जाए, तो वो पैदा कमज़ोर क्यों होते हैं, क्या क्या उसकी रूट कॉज क्या हैं। आज हम उन रूट कॉज पे बात करेंगे, उस माँ की हेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्या क्या डाइट उसको लेनी चाहिए। तो आज जो सवालात थे हमारे नाजरीन के, सब सवालात के जवाब आज आपको हमारे सेगमेंट में मिलेंगे। और हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए ज़ुबैर कौन मौजूद है? हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए एडिशनल प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज गायनी ओपीडी लाहौर जनरल हॉस्पिटल की, डॉक्टर समीना तौफीक साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस मौजू पे हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इन आवर शो।
कि आपने जो है अपने कीमती वक्त में से जो हमें थोड़ा सा वक्त दिया कि आप इस टॉपिक पे जो है हमारे साथ बात कर सकें। अच्छा मैम, सबसे पहला तो मेरा आपसे ये सवाल है कि माँ और बच्चे की इस प्रोसेस के दौरान, कि जब माँ इस प्रोसेस में आती है बच्चा पैदा करने के लिए, तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इम्पॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर एंड थैंक यू ताहिरा, आप लोगों ने इनवाइट किया। और इससे पहले कि हम अपना हेल्थ सेगमेंट स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को एक तो मुबारकबाद देना चाहूँगी और रियली मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो भी सेफ सिटी काम कर रहा है। सोशल मीडिया की टीम से मिली हूँ, यू आर डूइंग वेरी वेल। और वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से आप लोगों ने ख़वातीन का बहुत ख्याल रखा, वो बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह से आपने वुमेन हेल्थ के लिए आज मुझे इनवाइट किया जो हम बात करेंगे। जी हम आते हैं ज़ुबैर साहब के सवाल की तरफ। इन्होंने पूछे जी, जब हमल स्टार्ट हो गया तो उस जो एक सफ़र शुरू हो गया, एक बच्चे की पैदाइश है, एक ज़िंदगी दुनिया में आने वाली है, एक फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो उसमें क्या क्या एहतियात की जाए कि आउटकम अच्छा हो। बिल्कुल। तो इसके बारे में बात की है कि एक खातून जब हमल हो जाता है तो 40 वीक्स का एक पीरियड होता है जिसे हम 9 महीने कहते हैं, एक प्रोसेस से गुजरती है। उसके जिस्मानी तब्दीलियाँ, उसके हार्मोन्स की तब्दीलियाँ, उसके मूड स्विंग्स, वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट बच्चे की सेहत पर असर करती हैं और यही बच्चे की पैदाइश में इसका इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, हमल की आपको खुशखबरी मिल गई, तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। बैलेंस डाइट, एक मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें प्रोटीन्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स हों। शुगर और फैट्स के बारे में मैं कहूँगी कि आर्टिफिशियल जो हमारी शुगर है या फैट्स, इसका कंटेंट थोड़ा सा ना डाइट में हमल में कम कर देना चाहिए। अक्सर देखा जाता है शक्कर वगैरह इस्तेमाल करें खालिस। कंप्लेन भी अक्सर ज़ुबैर आती है, मैम से भी मैं पूछूंगी कि कुछ खवातीन को इस टाइम पीरियड में शुगर भी डायग्नोज हो जाती है, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, माँ की ज़िंदगी को ख़तरा है। बच्चा पैदाइश के बाद एकदम वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग है, ज़िंदगी को ख़तरा है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि मुतवाज़न ग़िज़ा, एक जनरल आम हम एक जो हमारी ख़वातीन हमें सुन रही हैं, तो ये समझ लें कि जो वो खुराक ले रही थी पर डे, उसमें 300 कैलोरीज का, अच्छी वाली कैलोरीज का इजाफा। मैम जरा अच्छी वाली कैलोरीज थोड़ी एक्सप्लेन कर दें प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। आप जो एक अपना प्लेटर बनाती हैं, एक प्लेट खाने की बनाती हैं, उसमें आपका फ्रूट होना ज़रूरी है, प्रोटीन्स होने चाहिए जिसमें गोश्त है, मछली है, मुर्गी है, अंडा है, और उसमें आपका फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी सैलड को अपने खाने से मत निकालें, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि हमल में जब खवातीन इस प्रोसेस से गुजरती हैं तो कुछ ऐसी अलामात हैं जिन्हें हम लेते तो नॉर्मल हैं, लेकिन खवातीन को उससे प्रॉब्लम आती है। लाइक उल्टी मतली का होना, कब्ज़ का हो जाना, मैदे में जलन का हो जाना। तो ये सब चीज़ें हम अपनी खुराक को जब बैलेंस रखते हैं या हम अपने खाने पीने में एहतियात करते हैं तो इन अलामात को हम कम कर सकते हैं। तो आप अपना फ्रूट ज़रूर लीजिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए, कम स्पाइसी फूड, मसाले कम रखें, फैट को कम रखें, भुनी हुई यानी सालन को भून भून के मत पकाइए। वो जैसे हमारा अक्सर मुंह का टेस्ट डेवलप होता है ना, फास्ट फूड और भुनाई वाला खाना, स्मेल ना आए मुझे, और वैसे भी कुछ इस तरह के इश्यूज इन दोनों इस टाइम में हो जाते हैं खवातीन को। थैंक यू वेरी मच। ताहिरा ने एक वर्ड अभी बोल दिया, फास्ट फूड, और मैं डायरेक्ट इस पर आऊँगी। मैं ये कहूँगी, मैं अपने सब पेशेंट्स को, जो मुझे देख रहे हैं, अगर वो मेरे पेशेंट्स भी हैं तो वो जानते हैं, जैसे ही आप मेरे चैम्बर में एंटर होते हैं और आपकी फास्ट फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड सब बंद हो जाता है। हर तरह की कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, ये डब्बे वाले जूसेस हैं, ये मैं बिल्कुल बंद कर देती हूँ। आपको जो लेना है ताज़ा लेना है, घर का बना हुआ लेना है। आपने फल खाना है। अक्सर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि फलों का जूस पी लें, वो फ्रूट लेके, जैसे सेब है, सेब का जूस पी लें। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप फ्रूट को खाएं, उससे आपका फाइबर कंटेंट भी आपको मतलब कच्चा खाएं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ जूस। जूस भी आप लें, लेकिन अप्रिशिएट ये है कि आप अपना फ्रूट ज्यादा लें, सॉलिड ही फ्रूट खाएं। क्योंकि मैडम उसमें ज्यादा अफादियत है। बिल्कुल अफादियत है, आप उसका छिलका नहीं जाया करते। तो फ्रूट जरूर लें। फ्रूट में आप सेब ले लें, केला ले लें, आप उसमें सैलड में जैसे गाजर आती है, गाजर मौसमी का जूस बना के ले लें। ये सब चीज़ें आपको क्या देती हैं? आपको विटामिन ए मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, आपको विटामिन डी मिल रहा है, और प्रोटीन्स अंडा, मछली, गोश्त के ज़रिए आपको अमीनो एसिड्स मिल रही हैं। ये सब क्या करती हैं कि बच्चे के जिस्म से जो हड्डियाँ बन रही हैं, उसका जो यानी मसल्स बन रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट स्मूथ होती है। और एक खातून हमल के दौरान एक स्मूथ वज़न का बढ़ाना,
जो कि हम कहते हैं कि महीने में 1 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो वजन बढ़ना चाहिए, तो वो स्लो, स्टेडी और हेल्दी वेट गेन होता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट मैडम ये है कि मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 1.5 माह के का जो 1 से 1.5 किलो वजन जो है बस उतना ही बढ़ना चाहिए, ये नॉर्मल है। इससे ज्यादा जो है वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ज्यादा अगर है तो आपको देखना है कि क्यों ज्यादा हो रहा है, इससे कम अगर है तो आपको देखना है क्यों ज्यादा हो रहा है और कम हो रहा है। फिर वो फिक्र वाली बात, ये फिक्र वाली बात है, जिसके लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एंटीनेटल रेगुलर विजिट्स हैं, जो कि हमल के दौरान मैं ये कहती हूँ कि रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, वजन चेक हो रहा है, बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है कि वो 1 महीने में कितना साइज बढ़ा है, आपके रेगुलर जो अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, आपके लैब टेस्ट हो रहे हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देने में मुआविन साबित होते हैं। और एक हैप्पी एंडिंग होती है, फैमिली खुश है, माँ सेहतमंद है डिलीवरी के बाद, और एक सेहतमंद बच्चा आपके जहनी सुकून के लिए, आपकी फैमिली की खुशियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सर, मेडिकल साइंस क्या इस चीज़ को मानती है, एक्सेप्ट करती है कि अक्सर में हमें सुनने को मिलता है, खातून को कह रहे होते हैं कि ये चीज़ खा लो बच्चा गोरा पैदा होगा, ये चीज़ खा लो बच्चा प्यारा पैदा होगा, कोई ऐसा कोई लॉजिक है मैडम, या बस बड़ों की बनाई हुई बातें हैं? जुबैर बेटा, कि इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ों की बनाई हुई बातों में कहीं ना कहीं हिकमत है। हिकमत है, इसका है। ये नहीं मैं कहती कि आप ये खा लें, लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मुतवाजन ग़िज़ा, सेहतमंद बच्चा, तो सेहतमंद बच्चा क्या होता है, उसकी स्किन भी अच्छी होती है, उसकी स्किन की टोन अच्छी होती है, वो गोरा चिट्टा होता है। आप दूध दही का इस्तेमाल कीजिए, आप फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए। आप जब अच्छी ग़िज़ा खाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आपको वो अलामात, उल्टी, मतली, मैदे की जलन नहीं हो रही, आपका मूड बहुत अच्छा है, आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत अच्छी है, तो वो डायरेक्ट किस चीज पे असर कर रही है, आपके बच्चे पे, बच्चे की नशोनुमा पर। तो ये कहीं ना कहीं बड़ों की बातों में हिकमत है, करती हैं, सुननी चाहिए। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि अक्सर ये भी देखा जाता है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया एक फीमेल का, तो आप ज़्यादा चले नहीं, आप स्टेयर्स नहीं चढ़े, आप एक्सरसाइज नहीं करें, तो यहाँ मुझे ज़रूर बताइएगा देखने वाली तमाम ख़वातीन को कि क्या ये एक्सरसाइज करना, ये ज़्यादा चलना फिरना प्रॉब्लमेटिक होता है, आपको ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, या इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता? थैंक यू वेरी मच ताहिरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपने रेज किया है यहाँ पे, जिसे हमें ज़रूर बताना चाहिए। मेरी तरफ से ये तमाम उन ख़वातीन के जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए मैसेज है कि आप सेहतमंद तरीके से या आपकी रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसको जारी रखें। कब तक? जब तक आप उससे अनकंफर्टेबल नहीं होती। आप अपने रूटीन के काम कीजिए, अगर आप वर्किंग वुमेन है अपनी जॉब कीजिए, अगर आप अपने घर के काम कर रहे हैं, खाना पकाना या छोटे मोटे जो रूटीन के काम है उनको जारी रखिए। मना मैं क्या करती हूँ कि आप अपनी रूटीन की लाइफ और अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखिए जब तक वो आपको कोई तकलीफ ना दे, या आपको ये ना लगे कि ये काम मैं करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। जहाँ आप थक गई, जिस चीज़ से आपका मूड खराब हो गया, एक्स्ट्रा बर्डन आपको फील हुआ, एक्स्ट्रा बर्डन, उसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज रूटीन की लाइफ, जो नॉर्मल डिलीवरी का अमल है या बच्चे की सेहत, बच्चे की पैदाइश है, ये उन खवातीन में ज़्यादा देखा गया है जो फिजिकली एक्टिव है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, वॉक नहीं छोड़नी, घर के काम नहीं छोड़ने, क्योंकि ये कोई आपको बीमारी नहीं है, इट्स नेचुरल चीज, आप उसको नेचुरल ही लें। मैं यही कह रही हूँ कि जो बच्चे की पैदाइश होती है उसका अमल और जो बच्चा पैदा होता है उसकी सेहत दोनों बेहतरीन होती है उन खवातीन में जो फिजिकली और मेंटली एक्टिव हैं। पॉजिटिव बातें, मुस्बत अंदाज सोच का और मुस्बत काम, और अपनी रूटीन के काम जारी रखिए। हर वो काम कर सकती हैं जो कि आप करना चाहें और आपको जिस्मानी तकलीफ ना हो। मैडम, मैंने तो एक कुछ ऐसी वीडियोस और ऐसे कॉलम्स पढ़े हैं, वीडियोस देखी हैं, जिसके अंदर बाकायदगी से जो हैं वो गायनाकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी होते हैं वो ख़वातीन को कहते हैं कि आप जो हैं वो घर की साफ़ सफाई करें। बाहर की ख़वातीन प्रेगनेंसी में 8वें महीने में, 7वें महीने में बाकायदा पोछे मार रही होती हैं ज़मीन के ऊपर, जो जिससे जो है हमारी आजकल की जो ख़वातीन हैं, हमारी एशियन, वो कतराती हैं। तो इस बारे में रोशनी डालें कि वो बाकायदा जिस तरह से बात की कि एक्सरसाइज, अगर बॉडी हेल्दी है आपकी तो वो एक्सरसाइज हार्मफुल नहीं है इन मंथ्स के अंदर भी, जिनको बड़ा समझते हैं कि सेंसिटिव मंथ्स हैं। और ये एक्सरसाइज का जो अमल है ये करना चाहिए खातून को, जिससे जो है वो उसकी जहनी और जिस्मानी दोनों जो हेल्थ पे पॉजिटिव असर पड़े। जी जुबैर, थैंक यू बेटे। इसको हम आपके सवाल को ना 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक एक्सरसाइज वर्जिश और एक घर के काम। वर्जिश में मैं ये कहूँगी कि आप अपनी वॉक को कंटिन्यू करें, 10 मिनट से वॉक स्टार्ट करें, उसको 30-40 मिनट तक आराम से लेकर आप जा सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
अच्छा। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ इन टच हैं और वो आपको देख रही हैं और कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो वॉक कीजिए, योगा कीजिए, स्विमिंग कीजिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। अब हम घर के कामों की तरफ आते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि घर में खाना बनाएं, छोटे मोटे काम करें, लॉन्ड्री कर लें, लेकिन अपने घर के पर्दे टांगना ना शुरू कीजिए। मतलब जंप नहीं करें, आप कूदना ना शुरू करें। बिल्कुल, उछलना कूदना ना शुरू कीजिए, मतलब जमीन पे रह के काम करें। हाँ, जमीन पे रह के काम करें और नॉर्मल वही काम जो आपको थकाते नहीं। जैसे मैं एक और चीज इसमें ऐड करूंगी, वॉशरूम की जो सफाई है, इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं ना, उसमें कुछ हार्मफुल ऐसे होते हैं कि खवातीन ने वो डाला वॉशरूम क्लीनिंग के लिए और उसने वो इनहेल कर लिया तो नुकसान हो सकता है। अच्छा। तो उन केमिकल्स को अवॉइड करें। ऐसे काम जो हैवी हैं, यानी आप कपड़े धो रही हैं, आपकी लॉन्ड्री बास्केट बहुत हैवी है, आप कपड़े धोइए, आप हेल्प मांगिए घर में किसी से, आपके हस्बैंड, आपके बहन भाई जो भी हैं वो बास्केट उठा सकते हैं। तो एक चलता है म्यूचुअल, आप भी काम करें और आपको मॉरली फिजिकली सपोर्ट भी हो फैमिली की, तो आप नॉर्मल काम करें, इसको अपने सर पे बिल्कुल सवार नहीं करना। यहाँ जो आपने बात की हेल्प की ना, इस पर मैं ज़रूर आना चाहूँगी। बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल बात, बल्कि यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में रेज हुआ कि ये जो फैमिली की हेल्प है, ये मुझे बताएं कितनी ज़रूरी है। बहुत से ऐसे इश्यूज और केसेस हम देखते हैं अपने आसपास, स्ट्रेस जो दिया जाता है इस टाइम में उस खातून को, वो किस तरह से उस बच्चे पे अफेक्ट करता है। ये बहुत लैक कर रहे हैं हमारे यहाँ। पढ़े लिखे घरों में भी इस तरह के इश्यूज होते हैं कि उस खातून को जिस स्ट्रेस से गुजारा जाता है, हेल्प आउट नहीं किया जाता, उसको खुशगवार माहौल में उसको नहीं वो टाइम पीरियड गुजारती, तो वो बच्चे पे कितना अफेक्ट करता है, किस तरह से उस बच्चे की हेल्थ ख़राब होती है। थैंक यू वेरी मच ताहिरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेंटल हेल्थ के हवाले से भी इस पर हम बात करेंगे और फैमिली सपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। अब ये देखें कि जब एक औरत हामला होती है, उसके लिए उसके पाँव में जन्नत ऐसे ही तो नहीं आ जाती। ये बड़ा एक मुश्किल जर्नी है। हम इसे नॉर्मल लेकर चल सकते हैं अगर हमारी फैमिली साथ सपोर्ट करती है। मैं ये समझती हूँ कि आपका 100% फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, सपोर्ट मैटर करती है हेल्दी प्रेगनेंसी के जर्नी में और सेहतमंद बच्चे की पैदाइश में। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस अगर आता है, मिसाल के तौर पे वर्किंग वुमेन है या घर में रहने वाली खवातीन है, उनको इस तरह का टॉर्चर किया जाता है, बातें की जाती हैं। अभी मैं जुबैर का सेगमेंट सुन रही थी, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। तो हम इसी चक्कर में हमारे जो ये पाकिस्तानी मर्द हैं अपनी बीवियों की मदद नहीं करते, क्या कहेंगे लोग थल्ले लग गया, इस रोग से निकले, रनमुरीद बन गया। तो नहीं, आपको हेल्प करनी है, आपको अपनी बहन, बेटी, बीवी, हर एक सूरत में आपको उसकी मदद करनी है, क्योंकि वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अगर आप उसकी फिजिकल जिस्मानी मदद करें, उसके काम में थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दें, वो खाना पका रही है, चीज़ें उठा कर पकड़ा दें, वो कपड़े धो रही है, लॉन्ड्री बास्केट उठा दें, जो भी हो रहा है उसमें साथ साथ करें, तो इसका बहुत अच्छा आउटकम होता है। स्ट्रेस के बारे में ताहिरा ने अभी बात की। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल हमारी मेंटल हेल्थ कहाँ खड़ी हो चुकी है कि इसके बारे में जो नई जनरेशन है बेचारी, इसके बारे में हम बार बार अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस से बचिए। खुद एक स्ट्रेस है जो आपने खुद अपने आप को दे दिया, और एक स्ट्रेस है जो सोसाइटी ने आपको दे दिया, फैमिली ने आपको दे दिया। तो आपको इन सब से निकलना है, फाइट करनी है अगेंस्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में स्ट्रेस आ गया, अबॉर्शंस हो जाते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि पहले 3 महीने में स्ट्रेस की वजह से अबॉर्शंस का रेशो बहुत हाई है। ठीक है, इसके बाद आप चले गए सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या डिलीवरी के करीब, आपको फिजिकल स्ट्रेस आ गया या मेंटल स्ट्रेस आ गया। वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो सकती है। वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो गई तो क्या हुआ, आपकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी ना। देखिए, माँ भी बीमार है, किसी न किसी स्ट्रेस में आके वो बच्चा डिलीवर कर रही है। जब बच्चा पैदा हुआ वो नर्सरी में एडमिट हो गया, पूरी फैमिली हॉस्पिटल में प्रॉब्लम, आपकी पॉकेट पे बर्डन, आपके जहन पे भी, आपके घर में भी सब प्रॉब्लम्स आ गई। तो आसान सोल्यूशन क्या है कि इस स्ट्रेस को इनिशियली अपने घर में ही रोक लें। सही, उसको मॉरल सपोर्ट भी दें, फिजिकल भी दें, और हर तरह से ख्याल रखें। थोड़ा सा सिंपैथेटिक होना चाहिए प्रेग्नेंट खवातीन के साथ, हमारे घर वालों को जरूरी। मैडम, इसी से आपके जो आपने जवाब दिया, इसी से मेरे 2 सवाल हैं, मैंने जो भी बैठे बैठे सोच लिए कि मैडम, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हमल के दौरान के जो महीने होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन से होते हैं जिसमें औरत को बहुत ख्याल रखना चाहिए, और कुछ ऐसे महीने ज़रूर होंगे जिसमें रिलैक्स हो जाए कपल के, ठीक है ये वाले मंथ चल रहे हैं। ज़रा इस बारे में जो है वो खवातीन को, देखने वाले, सुनने वालों को बताएं, फिर मैं दूसरा सवाल करूँगा। जी, थैंक यू वेरी मच जुबैर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। हमल के जो 9 महीने हैं, 40 हफ्ते हैं, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड। फर्स्ट जो पहले 3 महीने हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं, उसमें मतली उल्टी की कैफियत बहुत ज़्यादा हो जाती है,
बच्चा अभी स्टार्ट करता है ग्रो करना, धड़कन आ रही है नहीं आ रही, एक अजीब सा एक माहौल होता है, टेंशन होती है। वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे आप फिजिकली मेंटली रिलैक्स हों, अच्छी डाइट लें, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि न्यूरल डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ पहले 3 महीने में जो फॉलिक एसिड की एक छोटी सी गोली है वो उसको मैनेज कर लेती है। पहले 3 महीने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पहले 3 महीने। फिर 14 से 28 हफ्ते का जो वक्त आता है ना, इसे हम कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और आम जबान में हम इसे कहते हैं हनीमून पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी। रिलैक्स हो जाएं, आपकी उल्टी मतली जो चल रही थी खत्म होना शुरू हो गई, आप थोड़ा सा बेहतर मूड में आ जाते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं, वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं और मेंटली भी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस वाली उसमें आ जाते हैं। तो ये बेहतरीन पीरियड होता है। फिर 28 हफ्ते से जब आप ऑनवर्ड चलते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक तो रेगुलर एंटीनेटल विजिट, 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक का जो सफर होता है, हाँ 28 हफ्ते पर आपका सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म हो गया, थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया। थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी अब आपकी डिलीवरी की तैयारी, आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बताना है कैसे डिलीवरी की आपने तैयारी करनी है, अपने आप को जहनी जिस्मानी तौर पर तैयार करना है, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर हाई ना हो, शुगर हाई ना हो, बैलेंस डाइट लें आप। तो ये सब चीज़ें जो हमल के तीसरे महीने, पहले 3 महीने मैंने आपको बताया कि वो डेवलपमेंटल में वो सारा, आखिरी 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। छोटी सी बेहतियाती वक्त से पहले बच्चे की डिलीवरी में शामिल हो सकती है। इसमें हम ट्रैवलिंग को मोस्टली मैं मना करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ना ट्रैवल करें, ना आप गैर ज़रूरी किस्म की फास्ट फूड जंक फूड लें, ना आपको कोई डायरिया हो, ना आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि बच्चे की वक्त से पहले डिलीवरी जैसे कॉन्शियस हो जाए, थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं और केयर करें। और स्ट्रांगली आप मदर का और बच्चे का जो बॉन्ड है यहाँ पे, बस यही सोचें कि अब मेरी डिलीवरी का टाइम आ रहा है, मुझे एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देने के लिए अपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, बैलेंस डाइट लेनी है, अपनी पुरसुकून नींद लेनी है। हमल में नींद का बहुत रोल है, तो आपको 7 से 8 घंटे पुरसुकून नींद भी लेनी है। और मैडम कहने का मतलब ये है कि पहले 3 महीने इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव, और आखिरी 3 महीने, बीच का पीरियड जो है वो प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड है। हनीमून ठीक है। और मैडम अगला मेरा सवाल आपसे ये था जो मैंने सोच के रखा हुआ था कि जो कि प्रीमेच्योर बर्थ होती है, वक्त से पहले जो है वो बर्थ हो जाती है बच्चों की 8th मंथ में, 7th मंथ में, मैम वो किन रीजंस की वजह से होती है और उसमें बच्चे और माँ की जान को कितना खतरा हो सकता है? थैंक यू वेरी मच जुबैर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। जब भी प्रेगनेंसी होती है, पूरी फैमिली एक इंतज़ार की कैफियत में होती है और एक नया मेंबर आ रहा है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, तो अक्सर देखने में आया कि 28 हफ्ते, 7वां महीना बच्चे की डिलीवरी हो गई। ये बहुत ही अर्ली प्री टर्म डिलीवरी है जिसमें बच्चा और माँ दोनों की जान को बहुत खतरा है। फिर उसके बाद 34 से 36 हफ्ते यहाँ तक जो डिलीवरी है, इसमें ये है, ये भी वक्त से पहले की डिलीवरी, लेकिन गुंजाइश है कम कॉम्प्लिकेशंस की। अच्छा। और 37 हफ्ते के बाद जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल एक डिलीवरी है। तो प्री टर्म डिलीवरी में बहुत से फैक्टर्स हैं जुबैर, इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज, जैसे एक औरत को हमल है और वो ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, उस सूरत में क्योंकि स्पेस कम है, वक्त से पहले डिलीवरी का हमल आ सकता है। कोई भी इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, मसाने का इन्फेक्शन, ये जो पेशाब में इन्फेक्शन आता है, वक्त से पहले डिलीवरी की वजह बन सकता है। जो औरत की बच्चेदानी की साख्त है, बाज़ औक़ात वो मुख्तलिफ हैयत की होती है, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ या सेप्टम है, वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश की वजह बन सकती है। एक बहुत कॉमन वजह हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ साथ वक्त से पहले किसी भी वजह से पानी की थैली का फट जाना, तो वो वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश की वजह बन जाती है। अब जब ये बच्चे की पैदाइश हो गई, प्री टर्म बच्चा पैदा हो गया, तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन सामने खड़ी हो जाती हैं डराने के लिए। वक्त से पहले बच्चा पैदा हुआ, उसको फेफड़ों के मसाइल होंगे, उसको मैदे के मसाइल होंगे, उसकी अर्ली डेथ, अर्ली न्यूनेटल डेथ हो सकती है। फिर माँ जिस भी वजह से इस वक्त से पहले डिलीवरी के प्रोसेस में पहुंची है, तो कोई ना कोई बीमारी है ना, उस बीमारी की वजह से उसकी अपनी लाइफ को बड़ा थ्रेट होता है। मैडम प्रीमेच्योर बर्थ में बच्चा माजूर भी पैदा हो सकता है? नहीं, माजूर उस सेंस में नहीं कि कोई जिस्मानी माजूरी हो गई है, समहाउ मेंटली रिटार्टेड हो सकता है कि देखें जहनी नशोनुमा उस हद तक ना हो, या जब वो पैदा हो रहा है तो उसने इमीडिएट वो फौरन जो एक बच्चा रोता है वो चीज़ ना आई और उसकी वजह से उसको कोई ब्रेन में या कोई उस ब्रेन की वजह से कोई जिस्म में कोई डिसेबिलिटी आ जाए। ठीक है। यानी अगर इसको हम देखें ऑन द होल, हमें प्री टर्म डिलीवरी को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल हो सकती है? यही कंट्रोल है कि रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स, और ख्याल रखें ब्लड प्रेशर, शुगर, वक्त से पहले पानी की थैली ना फट जाए, आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो गया है तो प्रिवेंशन पर जाए ना।
आप जाएं, मेडिसिन लें, आप सप्लीमेंट्स लें, डाइट लें और रिलैक्स हो जाए। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा यहाँ पे जैसे बात की आपने कि बच्चे की पैदाइश हो गई, यहाँ पे ख़वातीन अक्सर हमारे यहाँ जो अभी मॉडर्न जनरेशन है, नई जनरेशन है, अवॉइड करती है बच्चे को, ख़वातीन दूध नहीं पिलाती अपना, उसको फार्मूला मिल्क की तरफ ले जाती हैं। ये कितना ज़रूरी है उस बच्चे की सेहत के लिए? प्लस मैंने खुद भी ये देखा कहीं जगहों पे कि उस ख़वातीन को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जो अपने आराम के लिए कह लें या फिर कोई मसरूफियत की वजह से कह सकते हैं। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। मैम कितने साल की उम्र तक जो है वो ज़रूरी है जो ब्रेस्ट फीडिंग है? थैंक यू वेरी मच। ताहिरा एंड ज़ुबैर दोनों के अलग-अलग पोर्शन हम करेंगे। पहली बात तो ये आएगी कि माँ बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती? क्या उसको कोई इस तरह की एम्बैरेसमेंट होती है पब्लिकली, या वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती है? क्या वजह है? तो इसमें पहला मेरा ख़वातीन को, अपनी बहनों को, बेटियों को मैसेज है कि माँ का दूध बच्चे के लिए अल्लाह ताला ने आपको वो तोहफा दिया है जो आपको अपने बच्चे को देना है। तो आप इसको रोक नहीं सकते। जब आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत सी बीमारियों से मुदाफ़त पैदा करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। इसमें वो सारी इम्यूनिटी होती है जो बच्चे को ना सिर्फ ये कि पहले बचपन में, जवान होने के बाद भी वो इम्यूनिटी बरकरार रहती है। अच्छा, बिल्कुल। माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को हम अप्रिशिएट करते हैं और हम ये कहते हैं कि ज़रूर कीजिए। इसीलिए वर्किंग वुमेन के लिए भी हमने डे केयर का कॉन्सेप्ट दिया है कि आप अपने बच्चे को साथ लेकर जाइए, आप उसकी फीड के टाइम पे जाके उसे फीड कराइए। ठीक है, फीड बहुत ज़रूरी है बच्चे की सेहत और माँ की। माँ के लिए एक तो ये है कि वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं अपनी स्मार्टनेस की तरफ वापस आ जाती हैं। जो आपने 10 से 12 किलो वजन बढ़ाया प्रेगनेंसी में, अच्छा, वो वापस हो जाता है। अच्छा, ख़वातीन जिम कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, ये नहीं सोच रही कि बच्चे को दूध पिला। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा ख्याल से। तो वाकई इस पे तो बताना चाहिए। इशू होता है ना कि इस टाइम पीरियड के बाद हमारा हम फिजिकली गेन कर लिए, हम वापस कैसे आएंगे? तो मैम बड़ा इंपॉर्टेंट, आप ब्रेस्ट फीडिंग की साइड पे जाइए, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को टोन अप करेगा और आपका वजन कम होगा, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी। हाँ, और यहाँ ब्रेस्ट कैंसर के भी कुछ केसेस मैंने सुने हैं। जो हमने ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा पिछले 2 सालों में इसकी पीक देखने में आई। तो अभी हम उस पर तो बात नहीं कर रहे, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से मैं कहूँगी कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया, वो ख़वातीन जिन्होंने अपने बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाया, वो कम इसका शिकार हुई है। उनकी रेशो कम थी, उनकी रेशो कम हो गई है, उनकी रेशो कम है। तो ब्रेस्ट फीडिंग है ये तो ताहिरा आपका जवाब था। जुबैर ने मुझसे पूछा कितना अरसा करानी है, तो क्लियर कट मैसेज है कि पहले 6 महीने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसका मतलब क्या है? ना कोई घुट्टी, ना कोई पानी, ना कोई फार्मूला मिल्क, आप सिर्फ माँ का दूध पिलाइए। उसके बाद जो हमारे यहाँ है रिलीजियसली भी और मेडिकली भी हम कहते हैं 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाइए। 6 माह के बाद माँ के दूध के साथ आप उसको खाना खिला सकते हैं। आप सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट कीजिए और विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जो आपके घर में पक रहा है वो आपका बच्चा खा सकता है। और डेवलपमेंट भी उसी सूरत में अच्छी होगी जब आप उसे प्रॉपर खाना खिलाएंगी। 2 साल तक सिर्फ माँ के दूध पर नहीं रखना, 6 माह तक माँ का दूध, 2 साल तक माँ के दूध के साथ आप उसे नॉर्मल डाइट दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तमाम ख़वातीन सुन लें, इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए तो ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। अच्छा, ये प्रूवन फैक्ट है कि जो माएँ अपना दूध पिलाती हैं बच्चों को, उन बच्चों की मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है, उनका IQ अच्छा होता है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो ये तो मैं ख्याल है हर चीज एक मुकम्मल, एक जिसे कहते हैं ना कि मुकम्मल गज़ा है। मुकम्मल गज़ा है। ताहिरा बड़ी अच्छी बात आपने की, मुकम्मल गज़ा है, इंस्टेंट गज़ा है, तैयार नहीं करना, ऑन डिमांड आप दे सकते हैं। फार्मूला मिल्क में आपको 2 से 3 घंटे का गैप देखना है, फिर आपने देखना है 2 औंस 3 औंस। वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है ना, एक्सपेंसिव भी। ऑन डिमांड, बच्चा रो रहा है, बच्चे को भूख है, आप दें, कितना दें कोई इसमें नहीं है, इंस्टेंट है, अवेलेबल है। अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सी चीजें रखी हैं। बल्कि एक और चीज, जो पहले 3 दिन होते हैं ना डिलीवरी के बाद, अक्सर खवातीन का ये कॉन्सेप्ट है दूध तो आ ही नहीं रहा, ये तो पानी है, इसलिए फार्मूला मिल्क दे दें। नहीं देना फार्मूला मिल्क। वो जो सफ़ेद पानी आ रहा है उसी में तो आपके बच्चे के लिए बीमारियों से लड़ने की सारी कुव्वतें हैं, वही पिलाना है, वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर उस पीरियड में आप फीडर दे देते हैं, फार्मूला मिल्क दे देते हैं, तो बच्चा वो मेहनत नहीं करेगा, वो फिर फीडर पर जाएगा, क्योंकि माँ के दूध का टेस्ट वो नहीं है जो फार्मूला मिल्क है। फिर उसको यूज्ड टू उस चीज का हो जाएगा। तो वो जो पहले 3 दिन बच्चे को वो पानी पिलाया जाता है जो माँ की आ रहा है, वही बेहतरीन ग़िज़ा है, कोई फार्मूला मिल्क ऐड करने की जरूरत नहीं। अच्छा मैम, लास्ट में कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारी देखने वाली खवातीन को इस हवाले से तो जरूर दीजिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से ओवरऑल मेरा यही मैसेज है जी। मैं ये कहती हूँ हमारी खवातीन
किसी भी सोसाइटी का बैकबोन है, बिल्कुल। न्यूक्लियस है, पूरी जिंदगी इनके गिर्द घूमती है। ऐसे ही है। जिस घर में एक औरत सेहतमंद है मेंटली और फिजिकली, उसी घर में मुस्बत काम होते हैं, उस घर से बच्चे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन के निकलते हैं, स्कॉलर्स बन के निकलते हैं, और सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आपको सोसाइटी को ग्रो करना है पॉजिटिव वे में, अगर आपको कोई बड़े बड़े न्यूटन एंड आइंस्टाइन पैदा करने हैं, तो आप माँ का ख्याल रखिए, बेटी का ख्याल रखिए, बहन का ख्याल रखिए, और उनको प्रोटेक्शन दें मेंटली फिजिकली हर तरह से, और उनके साथ शाना बशाना चलिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाजरीन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने कोशिश की, टाइम की शॉर्टेज थी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को हमने कवर किया। तो आप भी अपने घर में मौजूद ख़वातीन का, अपनी बहनों का, अपनी माँओं का, अपनी बेटियों का ज़रूर ख्याल रखें। इस मैसेज के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद चलेंगे जब अगले सेगमेंट की तरफ। स्टे विद अस। Our representatives are currently busy. Please stay on the line. अस्सलाम वालेकुम, इमरजेंसी 15 हेल्पलाइन। जी सर, क्या हेल्प चाहिए? एक बंदा ना मुझे बार बार फ़ोन करके ना अपना उधार वापस मांग रहा है। मोहतरम, ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में हैं और एक लड़का हमें हरासा कर रहा है। उसने हमारी पिक्चर्स भी ली हैं। आप परेशान ना हो, अभी पुलिस आपके पास भिजवा रही है। कंट्रोल फ्रॉम IC3, एक लड़का रेस्टोरेंट में लड़की को हरासा कर रहा है। एक्सीडेंट हो गया है, फौरन पहुंचे। लड़ाई हो रही है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए। गुमशुदा बच्चे ने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है। वन 5 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हज़ार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। तो जुबैर, पहली क्या न्यूज़ है जी आपके पास? पहली न्यूज़ जो है ताहिरा बहुत ही दिलचस्प है, और ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि बहुत कम सुनने और देखने में मिलती है कि 3 साल कम उम्र तरीन बच्ची जो है उसने जो है वो 2 बुक्स अपनी पब्लिश करवाकर। अच्छा, ये क्या मतलब इसका कोई रिकॉर्ड बन गया है? इसका गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है कि सबसे यंगेस्ट बच्ची है जिसकी उम्र 3 साल है, कम उम्र बच्ची है, जो कि एज ए राइटर के तौर पे जिसने अपना जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है इस पूरी दुनिया के अंदर, और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आया है। इसकी 2 बुक्स जो हैं वो शाया हुई हैं, एक का नाम है दी फ्लावर और दूसरे का नाम है दी हनी बी। ये इसने जो है वो बिल्कुल शाया करवा कर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इसकी 24 घंटे में 1000 से ज़ाहिद जो हैं वो किताबें फरोख्त हो गई हैं। मतलब कि एक उसकी एज इतनी कम कि 3 साल का तो बच्चा, कई जगह पे ऐसा होता है कुछ बच्चे बोलते भी नहीं है सही से प्रॉपर्ली। तो इतनी कम एज में उस बच्ची ने 2 किताबें लिख डाली, और जैसे जुबैर बता रहा है कि 24 घंटे में 1000 से ज़ायद किताबें फरोख्त हो गई। इसका मतलब है कि इंटरेस्टिंग बुक्स थी। सबसे छोटी उम्र की मुसन्निफा
कह सकते हैं हम हमेशा कोई ना कोई ऐसा रिकॉर्ड बता रहे होते हैं लोगों को, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं कि आप बड़ा वाकई हैरान हो जाते हैं। और वाकई ये जी टैलेंट दुनिया में कूट कूट के भरा हुआ है, और इसी की एक मिसाल हमने आपके सामने पेश भी की। तो जी ये बड़ी अच्छी चीज़ है, उस बच्चे को हम कांग्रेचुलेशंस कहते हैं, और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखवाना कोई छोटी बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। हमारी अगली खबर है हमारी, अक्सर जुबैर आपने फिल्मों में कहीं ना कहीं बोनो का जिक्र सुना होगा। बोनो का जो छोटी हाइट वाले लोग होते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से जी ईरान में एक शहर है जी जिन्हें बोनो का शहर कहा जाता है। ईरान में शहर है, तकरीबन 6000 साल पहले कहा जाता है कि वहाँ पे बोने पाए जाते थे। मतलब उस आबादी में या उस शहर में जितने लोग थे वो सारे के सारे ही बोने पैदा होते ही बोने थे। और 2005 में भी एक ऐसे ही 16 साल के करीब के बच्चे का वहाँ से ढांचा भी मिला। अच्छा, अब भी कहा जाता है कि शायद उस एरिया की ऐसी कोई साख्त है या वहाँ कोई ऐसी हवा है, क्या मतलब कुछ ऐसी मिस्ट्री है। आप ज़रूर इसको देखिएगा कि अभी भी उस एरिया में जो लोग मौजूद हैं उनकी हाइट ऑलमोस्ट, यानी ज़्यादा एवरेज ये 5 फुट से कम ही पाई जाती है। अभी भी एवरेज वहाँ पे लोग जो हैं वो कम हाइट के पाए जाते हैं। बोने तो तकरीबन 4 फुट से भी कम के होते हैं। वो तो 4 फुट से कम होते हैं ना। 6000 साल से पहले तो वहाँ पे बोने ही थे, बहुत छोटी छोटी हाइट के थे। लेकिन अभी भी अब मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि उस एरिया की कोई ऐसी हवा हो, कोई ऐसी फिजा हो कि वहाँ पे लोगों की हाइट ही नहीं ज़्यादा होती, या चूंकि पेरेंट्स उनके होते हैं, आगे शादियाँ हो जाती हैं, माँ बाप की तरफ से बच्चे को जो मिलता है अम्मा अब्बा की तरफ से, तो हाइट का भी तो होता है ना इशू, तो वो बच्चों की हाइट छोटी होती है। तो अभी भी उनकी वहाँ पे लोग नॉर्मली दुनिया के निस्बत कम छोटी हाइट के ही पाए जाते हैं। तो बोनो का बड़ा अक्सर मैं जिक्र सुनती हूँ, तो ये कल मैं न्यूज़ पढ़ी थी तो मैंने कहा कि इसका भी जिक्र अपने शो में ज़रूर करूँ, लोगों को बताऊँ कि जी कोई बोनो का शहर भी है, ये तो उसको बोनो का शहर जो है वो कहा जाता है। तो ये थी जी हमारी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो हमने आपसे शेयर की। और आपने हमें कहाँ फॉलो करना है जी, हमारा ट्विटर का हैंडल है PSCA सेफ सिटीज़, फेसबुक का हमारा अकाउंट है पंजाब सेफ सिटीज़। फीडबैक दीजिए अपने प्रोग्राम, हम जो आपसे शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं वो हमें बताएं, हम आपको जो दिखा रहे हैं उस हवाले से हमें फीडबैक दें, कमेंट्स करें। हाँ जी, कमेंट्स करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।